हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका परीक्षा सारथी के इस नए चैनल में। अब से आपको करंट अफेयर की वीडियो यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। परीक्षा सारथी का नया चैनल। तो आज है 2 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। देखते हैं जी आज हमें कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे हम डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट तियानजिन ट्रोइका। ट्रोइका किसकी है ये? रशिया, चाइना एंड इंडिया की, ठीक है। ये ट्रोइका काउंटर किसको करेगी? यूएस, ट्रम्प को, राइट। अब यूएस ने तो लगा दिए टैरिफ, अब इंडिया इन दो कंट्रीज़ के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर रहा है। इम्पॉर्टेंट है GSCO आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। फिर देखेंगे डाटा अबाउट कैंसर, जो कैंसर केसेस है ना उसके रेट का डाटा आया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2, हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, बहुत सारे लोगों की वो मृत्यु वहाँ पे हुई है। इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? आपके प्रीलिम्स के लिए एंड GS पेपर 1 के लिए। वहाँ पे अर्थक्वेक है ना, ठीक है। अर्थक्वेक का बेसिक मैकेनिज्म वहाँ पे पूछा जाता है कि कैसे आता है अर्थक्वेक। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 1 ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट ऑल बिल्डिंग्स टू बी जियो टैग्ड। यहाँ पे 2027 का सेंसस होने वाला है जिसमें बात की जा रही है कि सारी बिल्डिंग्स को जियो टैग करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आदिवानी ऐप है ट्राइबल पीपल के लिए, पढ़ेंगे क्यों है। प्रीलिम्स एंड GS पेपर 2, GS पेपर 2 में आता है वुल्नरेबल सेक्शन। वुल्नरेबल सेक्शन में क्या है, कौन है? ट्राइब है, ठीक है। उसमें आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट RTE एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि RTE से पूरा एग्जेम्प्ट मत करो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल्स रिलेटेड इससे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके प्रीलिम्स के लिए एंड GS पेपर 2 के लिए। फिर देखेंगे PIB क्रिस्प, जहाँ पे वन लाइनर फैक्ट पढ़ाए जाते हैं PIB से रिलेटेड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। मैपिंग एंड फिर देखेंगे वोकैब भी आपके APFO जैसे पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे डे टू डे। वर्ल्ड कोकोनट डे आज है। आप क्या याद रखेंगे? थीम याद रखेंगे। थीम क्या है? कोकोनट नेचर्स सुपर फूड तो है ही, राइट। नेक्स्ट पहली न्यूज़, तियानजिन ट्रोइका हेलो ट्रम्प। यहाँ पे क्या है, इन तीनों का कोलैबोरेशन बढ़ गया है। इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस समिट के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे टेररिज्म वगैरह को अटैक करने की, यहाँ पे कड़ी निंदा करने की बात करी जा रही है, ठीक है। पहले इसी पाकिस्तान को हेल्प करते हुए चाइना ने क्या कहा था, पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसकी निंदा नहीं की थी, बट यहाँ पे एक शिफ्ट देखा गया है। अब यहाँ पे स्ट्रांगली कंडेम्स किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो PM मोदी ने बोला है इम्पॉर्टेंट है। आउटलाइनिंग इंडियाज़ विजन एंड पॉलिसी रिगार्डिंग द SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 3 सिक्योरिटी, ये 3 पिलर्स पे बिल्ड है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि ये सिर्फ असॉल्ट ही नहीं है बल्कि ऑन द कंसाइंस ऑफ इंडिया बट ऑल्सो एन ओपन चैलेंज टू एवरी नेशन, क्योंकि टेररिज्म, वो जो टेरर की प्रॉब्लम है ना, किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक तो सीमित नहीं है। काफ़ी सारे देश में, इवन पाकिस्तान वो इससे पीड़ित है, अफ़गानिस्तान पीड़ित है। अभी वहाँ पे टेरर अटैक हुआ था अफ़गानिस्तान में, अब वो फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने करवाया है, राइट। तो देखिए ये किसी पर्टिकुलर बाउंड्री तक तो सीमित नहीं है, सारे नेशंस इससे पीड़ित रहते हैं कभी ना कभी।
और किसी न किसी प्रकार के टेररिज्म से। अंडरलाइनिंग दैट डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म आर अनएक्सेप्टेबल। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए कि एक तरफ तो आप कंडेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेयर जो किया गया है समिट वो तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा किया गया है, बट यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी प्रेजेंट थे। फिर यहाँ पे कड़ी निंदा की गई किसकी? पहलगाम टेरर अटैक की। तियानजिन डिक्लेरेशन वहाँ पे अडॉप्ट किया गया एससीओ लीडर्स के द्वारा, जिसमें एक सिंपैथी रखी गई उन फैमिलीज़ के साथ जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड बेटे खोए हैं, ठीक है। दे फर्दर स्टेटेड, जो इसके आतंकवाद को फैलाने वाले जो है ना, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अटैक किया गया, यहाँ पे ऐसे निंदा की गई, ठीक है, टेररिज्म पे। हमारे लिए वैल्यू एडिशन क्या इम्पोर्टेंट है? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। इस्टेब्लिश की गई थी इन 2001 बाय दीज कंट्रीज़, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, हाँ जी, चाइना, किर्गिस्तान हो गया, रशिया, उज़्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। याद रहेगा, इस्टेब्लिशिंग कंट्रीज़ भी याद रखनी है, एंड अब जितने मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं वो एससीओ के, वो याद रखनी है। फर्स्ट समिट हुआ था कहाँ पे? चाइना, शंघाई में इन 2001। काम क्या है इसका? यहाँ पे एक थोड़ा सा आप मैंडेट याद रखेंगे। मैंडेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मैंडेट पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब टॉपिक में ये, सिलेबस में ये तो मेंशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आए इससे चाहे ना आए, ठीक है। अच्छा, एससीओ और इंडिया को लिंक करके आएगा तो भी तो आप ये लिखेंगे कि एससीओ का मेन पर्पस क्या है और इंडिया कैसे कोलैबोरेट कर रहा है इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, लिखेंगे आप, तो इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसका एम क्या है? इसे कोऑपरेशन प्रमोट करना है एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन एरियाज़ जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। शंघाई स्पिरिट क्या है? कोर वैल्यू है एससीओ की। शंघाई स्पिरिट क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट। जो भी मेंबर्स हैं कंट्रीज़, उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा। म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये 1-2 लाइन आपको याद रखनी है, आपके आंसर को और इन्हांस करेगा, ठीक है। मेंबर्स याद रखिएगा जी अपने प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ तो आप सारे एग्ज़ाम्स के आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले सकते हैं, ठीक है। एससीओ मेंबर अभी कितने हैं? वो जो इस्टेब्लिशिंग कंट्रीज़ हैं वो, और ये न्यूली ज्वाइंड कंट्रीज़ हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, नई नई कंट्रीज़ आई हैं अब। इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था, ईरान इन 2023 एंड बेलारूस इन 2024, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। रिसेंटली ज्वाइन किया है किसने? बेलारूस ने। चलिए जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट दैट आउट, मोर वुमेन गेट कैंसर देन मेन, बट उनका जो डेथ में शेयर है वो कम है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये डेटा आपके जीएस पेपर 2 के लिए, ठीक है, हेल्थ सेक्शन। वुमेन अकाउंटेड फॉर अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर केसेस इन द कंट्री बट अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर डेथ। 51.1 ऑफ ऑल कैंसर केसेस किन्हें हो रहे हैं? वुमेन को हो रहे हैं। ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग मेन, ठीक है। और ज़्यादातर कैंसर केसेस के मतलब हाईएस्ट इंसिडेंसेस कहाँ हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। These are some of the key findings of an analysis। यहाँ पे रिसर्च की गई थी अक्रॉस द कंट्री, 23 स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया गया, 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया गया।
ठीक है। कश्मीर, प्रयागराज एंड तिरुवनंतपुरम को भी इंक्लूड यहाँ पे रजिस्टर किया गया। डेटा याद रखेंगे, ठीक है, डेटा भी इम्पोर्टेंट है। एस्टिमेटेड 15.6 लाख केसेस हैं, 8.74 लाख डेथ इन 2024। ब्रेस्ट कैंसर हाईएस्ट है इन सदर्न मेट्रो सिटीज़। सदर्न मेट्रो सिटीज़ कौन सी होंगी? बेंगलुरु, चेन्नई टाइप, राइट। वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे बड़ा कॉमन कॉज है, ठीक है, कैंसर का। और लाइफ टाइम रिस्क ऑफ कैंसर कितना है? 11%, ठीक है जी। डेटा याद रखेंगे, आपके आंसर को और एनहांस करता है और अवेयर बनाता है। और स्पेशली अगर आप कोई रिसेंट डेटा लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आप करंट अफेयर से अवेयर हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है। अफ़गानिस्तान क्वेक किल्स 812, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अफ़गानिस्तान में ये इस वाले एरिया में आया है जी अर्थक्वेक। ये देखिए जी, ये वाला है पाकिस्तान एंड ये वाला अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री के पास वाले एरिया में आया है अर्थक्वेक। इसका एपिसेंटर 6.0 की फ्रीक्वेंसी से आया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया है मैंने आपको अपने पुराने वाले चैनल पे काफ़ी बार, यहाँ पे आज फिर से रिवाइज़ करते हैं। यहाँ पे एक और मेंशन था न्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अफ़गानिस्तान इतना वुलनरेबल क्यों है। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, वैल्यू एडिशन पढ़ने में, किसके, प्लेट टेक्टोनिक्स के, ठीक है। उससे मैं डायग्राम से आज मैं आपको समझाती हूँ। एन अर्थक्वेक ऑफ 6.0 मैग्नीट्यूड से आया है नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान, जिसने काफ़ी सारे लोगों की जान ली है एंड इंजर्ड किया है। एपिसेंटर कहाँ था? 27 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलालाबाद। नाम, जगह का नाम याद नहीं रखेंगे चलेगा, ठीक है। बस आप ये याद रखेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड से आया है, दैट इज़ 6.0, एंड कहाँ पे आया है। अफ़गानिस्तान इज़ पर्टिकुलरली वुलनरेबल टू अर्थक्वेक। अब क्यों वुलनरेबल है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चलता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज़ एन इंटेंस शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट अंडर द अर्थ्स सरफेस। अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी मूवमेंट हो रही है उसके कारण अर्थ की जो प्लेट, ऊपर की जो प्लेट में शेक होता है वो होता है अर्थक्वेक, ठीक है। इट हैपन्स व्हेन द टू ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ स्लिप पास्ट वन another, which releases stored elastic strain energy in the forms of seismic waves। चलिए जी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ प्लेट टेक्टोनिक का डायग्राम, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर अफ़गानिस्तान वाले में, ठीक है, कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है? अर्थ, बेसिकली अर्थ के क्रस्ट को प्लेट्स में विभाजित किया गया है, ठीक है। कुछ प्लेट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। एक होती है ओशनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या होगा, कोई एक प्लेट नीचे चली जाएगी एस्थेनोस्फेयर में, एंड कोई एक जो ज़्यादा हल्की होगी प्लेट वो चली जाएगी, थोड़ा ऊपर उठ जाती है, एंड यहाँ से मैग्मा को वे मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल प्लेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इंडियन प्लेट, राइट, एंड दिस इज़ यूरेशियन प्लेट। बात समझ आई? ये दो प्लेट्स कौन सी हैं? कॉन्टिनेंटल हैं। अब जब ये इंडियन प्लेट ऊपर जा रही है ना, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इतना तो बेसिक आपको पता होगा ज्योग्राफी का, राइट। अब जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, कोई एक प्लेट जो हैवियर है, हल्की सी जो ज़्यादा हैवियर है, वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी। नीचे सबडक्ट हो जाएगी तो कोई प्लेट ऐसे उठ जाएगी। हिमालयाज़ उठ रहे हैं, पता है आपको, हिमालयाज़ उठ रहे हैं, और यहाँ पे कोई प्लेट ऐसे ऊपर उठ जाएगी, एंड यहाँ पे वे मिल जाता है किसे, अर्थक्वेक को। वैसे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जब होता है तो उतना वो वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं,
कहाँ होते हैं हमारे हिमालयाज़ में अब इरप्शंस? नहीं होते ना। बट यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक की दिक्कत ज़्यादा रहती है जब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है। अब बात करते हैं ओशन वाला का क्या हाल है। जब कोई ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ओशनिक प्लेट क्या होती है, डेंसर होती है। ओशनिक प्लेट डेंसर होती है, भारी होती है, ठीक है, थिक होती है। एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है। अब जो डेंसर वाली होगी तो वो नीचे चली जाएगी ना। नीचे क्या है, एस्थेनोस्फेयर, राइट। नीचे क्या है, मैग्मा। बात समझ आ रही है? अब ये नीचे चलेगी तो कोई एक यानी कि कॉन्टिनेंट वाली यहाँ पे ऊपर चढ़ जाती है। एंड यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, एक टर्म है यहाँ पे जो आपको समझनी ज़रूरी है। जब ये ऊपर चढ़ जाती है ना तो यहाँ पे एक जोन बन जाता है जहाँ पे सबडक्ट हो जाती है प्लेट, ओशनिक प्लेट जहाँ पे सबडक्ट हो जाती है एंड बन जाता है मैग्मा। सबडक्ट होके पिघल के क्या बन जाएगी, मैग्मा ना, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बन जाएगी मैग्मा एंड यहाँ से आ जाएंगे वोल्केनोज। देखिए वो एंडीज़ माउंटेन की रेंज आपको पता है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे क्या हो रहा है, ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है। रिंग ऑफ पैसिफिक फायर बहुत बार बताया है मैंने आपको, जापान में आई थी अभी सुनामी। तो ऐसे वाले एरियाज़ जो हैं जहाँ पे ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है एंड वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे होता है, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान के साथ केस कैसा है कि अफ़गानिस्तान क्या प्लेट वाला पार्ट है, ठीक है, जो भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो भी कन्वर्ज हो रही है ना, टकरा रही है, उसका पार्ट है वो। तो वहाँ पे अर्थक्वेक आना बनता है। अब वहाँ उस कंट्री में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो रेजिलेंट है नहीं, वो वाली कंट्री, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेजिलेंट नहीं है। अब तो इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा जाने गई, क्योंकि 6.0 तो 8 वाले से तो कम ही है, ठीक है। पर फिर भी वहाँ पे इतनी सारी जाने गई क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वहाँ का ठीक नहीं है। सरकार आपको पता है कैसी है वहाँ की, ठीक है, किस चीज़ पे ध्यान देती है ज़्यादा, रिलीजियस सरकार है ना, फंडामेंटलिस्ट है वो, रिलीजन पे ध्यान देती है, महिलाओं को ये नहीं वो नहीं। पर वहाँ की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू, बताया मैंने आपको, प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट बाउंड्रीज में फ्रेगमेंटेड है, बांटी गई है। कॉन्स्टिट्यूट जिसे क्या कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। द टेक्टोनिक प्लेट मूव स्लोली स्लाइडिंग पास्ट बम्पिंग इनटू वन अनदर। अर्थक्वेक तब आता है जब क्या दो प्लेट्स के बीच में यहाँ पे मूवमेंट होती है, ठीक है। पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, ये वाला याद रखना है, बहुत ही बेसिक है, बच्चे पढ़ते हैं इसे एनसीईआरटी में। द पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स स्टार्ट हुई हैं, बॉडी वेव्स स्टार्ट हुई हैं, उसे क्या बोलेंगे जी, हाइपोसेंटर। और जो हाइपोसेंटर यानी कि हाइपोसेंटर को फोकस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो फोकस और हाइपोसेंटर के ऊपर जो एक पॉइंट होता है जस्ट वर्टिकल ऑन द हाइपोसेंटर, एक पॉइंट होता है, उसे क्या बोलेंगे जी, एपीसेंटर। बात पता चली? तो एपीसेंटर देखिए यहाँ पे अगर हम इमेज में देखेंगे, ये वाली, ये है एपीसेंटर, नॉट हाइपोसेंटर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एपीसेंटर। अब इसके नीचे 10 किलोमीटर की डेप्थ में ये अर्थक्वेक आया है, यानी कि 10 किलोमीटर की डेप्थ से ये वेव्स रिलीज़ होनी शुरू हुई हैं। ये हो गया हाइपोसेंटर एंड ये हो गया एपीसेंटर, राइट। समझ में आ रहा है? अर्थक्वेक बेसिक है, अगर आपको पता होगा तो आज ही रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। आज आप होमवर्क ले लीजिए। एक होमवर्क आपका क्या है कि आप अर्थक्वेक को पूरा प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज़ करेंगे। शैलो अर्थक्वेक क्या होते हैं, विच आर डेप्थ कितनी होती है, 70 किलोमीटर, आर जनरली मोर डेंजरस
as they carry more energy when they emerge on the surface compared to the earthquakes। अब जो डीपर हो रहे हैं वो ज़्यादा कम उनकी वेव्स इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू वो जो ज़्यादा शैलो हैं। ठीक है जी। अब डीपर क्वेक्स जब होते हैं दे स्प्रेड फार्दर एज सेस्मिक वेव्स मूव रेडिली अपवर्ड्स। उनकी वेव्स ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है, पर जब इतना लंबा इतना ग्रेटर डिस्टेंस ये कवर करती हैं तो क्या होता है वो अपनी एनर्जी खो देती हैं, तो सरफेस पे आके वेव्स का उतना पता नहीं चलता। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना डिस्ट्रक्शन है। सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीट्यूड 6 earthquake हैव 10 times हायर एम्पलीट्यूड देन वंस प्रोड्यूस्ड बाय 5 वाला earthquake बताया। जितना ज़्यादा होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, उतनी तेज़ वेव्स फील की जाएंगी earthquake की। ठीक है। अफ़गानिस्तान लाइज ऑन अ नंबर ऑफ फॉल्ट लाइंस। ठीक है, फॉल्ट लाइंस है। फॉल्ट लाइंस क्या होती है बेसिकली जब दो टकराने वाली दो प्लेट के बीच में जो प्लेस होता है, ठीक है, वो होती है फॉल्ट लाइन, जो लाइन होती है। ठीक है, दो ये टकराने वाली प्लेट्स के में दीज प्लेट्स कोलाइड ऑफन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी। याद रखेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं है। अर्थक्वेक बहुत बेसिक है, ठीक है, इसे बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। चलिए जी नेक्स्ट। इन अ फर्स्ट ऑल बिल्डिंग्स टू बी जियो टैग्ड इन सेंसस 2027। द सेंटर प्लान्स, क्या प्लान किया है जी? जियो टैग किया जाएगा ऑल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल हो या नॉन रेजिडेंशियल हो, इन द अपकमिंग सेंसस ऑफ 2027। लास्ट वाला सेंसस कब हुआ था? 2011। उसके बाद कब होना था? 2021, बट कोविड की वजह से नहीं हुआ, फिर तब से हुआ ही नहीं। फिर अब 2027 में कंडक्ट किया जाएगा। इन अ फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस डिजिटल लेआउट मैपिंग इश्यू किया जाएगा, जिसमें जियो टैगिंग की जाएंगी बिल्डिंग्स की विद देयर असाइंड हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। अच्छा, जियो टैगिंग क्या होती है? जियो टैगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ यूनिक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, दिस इज़ लॉन्गिट्यूड, दिस इज़ लैटिट्यूड। तो कोई हम प्लेस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को ध्यान में रखते हुए। इसके बिना जैसे कि मैं बोलूँ ये इस लैटिट्यूड पे मेंशन है, बट यहाँ पे मार्क करने के लिए क्या चाहिए? लॉन्गिट्यूड भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे GIS मैपिंग होगी, जिसमें ये जियो टैग किया जाएगा बिल्डिंग्स को। और ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्या होता है? मीन्स अ वेल डिफाइंड एरिया इन अ विलेज और इन अ वार्ड और इन अ टाउन which can be clearly demarcated on the ground and for which a notional map is drawn for the purpose of the census operations। यहाँ पे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का मतलब क्या है कि एक विलेज को वेल डिफाइंड एरिया दिया जाएगा, ये डिमार्केटेड किया जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब जियो टैगिंग की जाएगी बिल्डिंग्स की। एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट हैज़ सम जियो टैग्ड एसेट्स क्रिएटेड इन वेरियस स्कीम्स। फॉर इंस्टेंस हाउसेस कंस्ट्रक्शन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि अर्बन, इन्हें जियो टैग्ड किया गया है। जियो टैग से बेसिकली पता चल जाता है कि कौन सा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी जियो टैगिंग की गई थी। राइट, याद रखेंगे। अभी जब सेंसस आएगा ना तो हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट टाइम ये वाला सेंसस किससे कंडक्ट करवाया जा रहा है? डिजिटली। ठीक है, डिजिटल इसका ये डेटा लिया जाएगा। सेंटर रोल आउट्स AI बेस्ड ऐप आदिवानी टू ट्रांसलेट एंड प्रिजर्व ट्राइबल लैंग्वेजेस।
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ आदिवानी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल। ठीक है, AI बेस्ड क्या है, ट्रांसलेशन टूल है। सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स डेडिकेटेड टू ट्राइबल लैंग्वेजेस। अब इस AI का यूज़ करते हुए एफर्ट्स ऑफ एकेडमिशियंस एंड एडुकेटर्स प्रोफिशिएंट इन ट्राइबल लैंग्वेजेस, ये ट्रांसलेट करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में, जो भी चीज़ें हैं वो ट्राइबल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेंगे एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस की जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऑल्सो एम्स टू हेल्प एंड डिजिटाइज प्रिजर्व दीज लैंग्वेजेस, डेवलप किया गया है बाय IIT दिल्ली एंड सम अदर IITs। कोलैबोरेशन विद द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मेघालय। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा पढ़ेंगे। डाटा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 1 ट्राइब है उसमें, एंड GS पेपर 2 जिसमें वुलनरेबल सेक्शन है जिसमें ट्राइब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इंडियाज़ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है जी, 10.45 करोड़ है एज पर 2011 सेंसस। 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे एंड 71 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल मदर टंग है, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल मदर टंग। और यहाँ पे देखेंगे 82 लैंग्वेजेस क्या है, वुलनरेबल है, 42 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, कहाँ पे हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ बोलते हैं अपने गांव वगैरह की भाषा, हिंदी या फिर इंग्लिश बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एंडेंजर्ड हो रही है लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेजेस तो एंडेंजर्ड है ही। इवन जो भी अदर लैंग्वेजेस होती है, मराठी, कन्नड़, यहाँ पे आई एम लिविंग इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे गढ़वाली लोग गढ़वाली नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश। तो लैंग्वेजेस ना लुप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है GS पेपर 2 एंड प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि RTE एग्जेम्पशन टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शुड बी रिवाइज्ड। जो टोटल ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को RTE एक्ट से, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसे रिवाइज़ किया जाए। 2014 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को रिवाइज़ किया जाए जिसने ब्लैंकेट एग्जेम्पशन लगाई थी। ये कह रहे हैं कि ये अनएवॉइडेबल है। केस आप थोड़ा सा अगर आपको याद रह पाए तो केस पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में क्या कहा था कि RTE एक्ट इट इज़ मेड एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 31, ये 31 क्या है, ठीक है, राइट ऑफ रिलीजियस, 2 प्रकार के माइनॉरिटीज़ को हमारे देश में दर्जा दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। पहला है रिलीजियस, दूसरा है लिंग्विस्टिक। इन माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडेड और अनएडेड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि RTE एक्ट लागू नहीं होगा, ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था मैं आपको समझाती हूँ। 2014 में एक केस गया जिसके तहत वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, उन्होंने कहा कि RTE पता है ना, राइट टू एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अगर लागू करेंगे तो ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्हें अपना राइट दे रहा है ना कि वो अपने हिसाब से सेटअप करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये चीज़ अब ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह एप्लीकेबल करना चाहिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स अच्छा हो सके। ठीक है, in our considered opinion RTE Act out to apply all minority institutions
वेदर एडेड और अनएडेड, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेदर एडेड, एडेड और अनएडेड मतलब पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, आरटीई एक्ट सारी एजुकेशनल, सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लागू करेंगे आरटीई एक्ट तो ये इरोड नहीं करेगा जो राइट प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ऐसा कि जहाँ पे आर्टिकल 31 लागू होगा वहाँ पे 21A लागू नहीं हो सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बोथ कैन एग्जिस्ट, ये म्यूचुअली माइनॉरिटी के राइट्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम राइट टू एजुकेशन। राइट, 25% यहाँ पे चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड वीकर सेक्शन को एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन दिया गया है, ये 21C के तहत। ठीक है, 12(1)(c) के तहत। अब इम्पोर्टेंट क्या है जी हमारे लिए, क्या पढ़ते हैं हम, वैल्यू एडिशन। आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या कहता है, स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 14 ईयर्स वालों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। आर्टिकल 21A ने क्या किया, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। इससे पहले ये DPSP था। DPSP मतलब स्टेट इम्प्लीमेंट करे चाहे ना करे, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी देख ले। ठीक है, बट 86th अमेंडमेंट, अब देखिए 86th अमेंडमेंट 2002 में तो हमारी ये हालत हो ही गई थी कि हम एजुकेशन को एक राइट बना सकें। इसे एनफोर्स कब से किया गया है, 2010 से। राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, यहाँ 2009 ये इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, अभी बताया आपको 6 to 14 ईयर्स के लिए क्या होगा, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन क्या है, इंश्योर करना है एडमिशन, अटेंडेंस, कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ तक होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्योंकि स्टेट की कैपेसिटी को ध्यान रखना है ना अगर हम किसी DPSP को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिफाइन करता है ये फ्री एजुकेशन, नो चाइल्ड शेल पे एनी फी और चार्जेस विच में प्रिवेंट देम फ्रॉम परस्यूइंग एजुकेशन। यहाँ पे 25% सीट का रिजर्वेशन मिलता है प्राइवेट अनएडेड स्कूल किन्हें, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट PIB क्रिस्प इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स एंड अदर देन UPSC आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना, UPPSC हो गया, VPSC हो गया, EPFO आ रहा है, उसके लिए जो भी करंट अफेयर होती है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। राइट, स्ट्रेंथन करना है DG पिन को। ठीक है, जो भी GIS सिस्टम है उसे और स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट, PM टू लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि साख, ये सहकारी संघ लिमिटेड, ये क्या करेगा, जीविका निधि ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल एक्सेस टू फंड्स फॉर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। PM ने इनैगोरेट किया है सेमिकॉन इंडिया 2025, कहाँ पे जी, यशोभूमि न्यू दिल्ली। सेमिकॉन इंडिया क्यों लॉन्च किया जाएगा, सेमीकंडक्टर्स, बात समझ आ रही है, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर्स का हब बनाना है इंडिया को। सेमिकॉन इंडिया क्या है, ये ऊपर वाली न्यूज़ है। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया 2025 टू कैटलाइज रोबस्ट एंड सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया।
नेक्स्ट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सक्सेसफुली लॉन्च किया है निवेशक दीदी एट हैदराबाद। ये फेज़ 2 लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़ बाय स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक्सपेंडिंग आउटरीच, इंट्रोड्यूसिंग इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड कोलैबोरेटिंग विद द ग्रास रूट। कुछ नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी को और स्ट्रेंथन करना है। इतनी बात समझ में आई। फाइनेंशियल अवेयरनेस को रूरल जो वुमेन है वहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, ठीक है जी। आज बताइए मैपिंग किस चीज़ की है? आज है मैपिंग गंगेज की, ठीक है। मैंने आपको जो पंचप्रयाग पढ़ाए थे, मेरा जो ओल्ड चैनल है ना, वो वाला एक बार देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने पढ़ाए हैं ये पंचप्रयाग, वहाँ पे मैं डेली मैपिंग कराती थी, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंटिन्यू होगा। देखेंगे थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज। दिस इज़ गंगेज, ये आ रही हैं यमुना, ठीक है, मर्ज होती हैं इलाहाबाद प्रयागराज में। दिस इज़ गोमती, घगरा, गंडक एंड कोसी। आई थिंक 2024 में वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया था। वेस्ट टू ईस्ट गंगा के ट्रिब्यूटरीज़ को पूछा गया था। ऑप्शंस क्या थे? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे करके ना थोड़ा आगे पीछे करके दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इसका जो सीरीज़ है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है? गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। यहाँ से कौन कौन सी आ रही है भाई? राइट हैंड, चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरीज, बानस, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, कीन पता है आपको? चंबल, सिंध, बेतवा, कीन यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर सोन, सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। एंड ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी, देखिएगा यहाँ पे बांग्लादेश में वो जाके क्या हो जाती है? पद्मा हो जाती है, राइट। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटरी, दामोदर, होगली। होगली क्या है? बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर, ट्रिब्यूटरी है दामोदर, याद रखेंगे। ऐसे ही मैं एक एक सारा कवर कराऊंगी, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि मैपिंग इंपॉर्टेंट है ना। आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम आएगा और उससे एक दिन पहले आप मैपिंग लेके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ आपको कवर करना पड़ेगा, तब आपको मैपिंग के लिए टेंशन नहीं होगी। आज का वोकैब वर्ड क्या है? शेड। शेड मीन्स होता है डिसमिस कर देना, मुक्त कर देना, हटा देना। पर्यायवाची इसका क्या है? सिनोनिम्स, लेट गो, डिस्चार्ज। वही इसका एंटोनिम क्या है? हायर करना, किसी को लाना। एग्जाम्पल सेंटेंस, मैनी फर्म्स यूज relocation as an opportunity to shed jobs, ठीक है। ऐसे करना है जी आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज का एनालिसिस कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, वरना इतना पेशेंस नहीं है आजकल किसी में। लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, उसी में जो इन्फॉर्मेशन मिल गई देख लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इतना फोकस का स्पैन हो गया आजकल, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एंड नए चैनल पे आने की मजबूरी थी मेरी, वरना तो वही चैनल कंटिन्यू करती, बट वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ थे कुछ, जो मुझे डेली काफ़ी टाइम से फेस करने पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने नया चैनल बनाया। एंड आई होप आप इस वाले चैनल को भी उतना ही सपोर्ट देंगे जितना आपने उस वाले चैनल को दिया। सब्सक्राइब करिएगा ये वाले चैनल। एंड क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपको पता है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में एनकरेज करता है। एक सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल एक ऐसा क्लिक है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। आपको पता है ना कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक मोटिवेशन चाहिए होता है, इंसेंटिव चाहिए होता है कि हाँ, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मुझे मेरा वाई क्लियर है, ठीक है। क्या है मेरा वाई? मुझे आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन करना है, वो चीज़ सिखानी है जो
उन बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाते, अब वो करंट अफेयर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है न्यूज़पेपर में, राइट। मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। ठीक है, जय हिंद।